करे बेटा स्टार्ट फिर। हम्म। ठीक है जी, तो यूनिट 6 अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापना किसी को, है ना। अकाउंटिंग को अगर मापे, अगर मेजरमेंट डिसिप्लिन की बात करें तो इसमें हम देखेंगे वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, इस यूनिट में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट एंड इट्स बेसिक एलिमेंट्स। क्लियर? Now, how for accounting is measurement discipline if considered from the standpoint of the basic element of measurement सीखने को मिलेगा। Difference between लगा लो आप measurement from valuation। देखो डिफरेंस आ गया, वैल्यूएशन अलग चीज होती है, मेजरमेंट अलग चीज होती है। लर्न द डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस नेमली हिस्टोरिकल कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, ये सीखेंगे इसमें। मेजरमेंट बेसिस which can give objective and valuation for transaction and events। ठीक है, और लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा हमारा अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम मोस्ट यूजेस हिस्टोरिकल कॉस्ट एज मेजरमेंट बेस। ये आपको तो पता होगा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के बारे में, जो हम करते आए हैं शुरू से ही। ठीक है, ऑल्दो इन सम केसेस अदर मेजरमेंट बेसिस आल्सो यूज्ड। तो करें फिर शुरू। ठीक है, चलिए। तो आपके सामने अगर बात करें हम एलिमेंट्स की, तो ये आपके सामने एक माइंड मैप है जिसको आपने अपनी कॉपी पे फटाफट नोट कर लेना है। ठीक है, दिख रहा है? हम्म। तो आपके सामने ये आपके सामने एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट दिए हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ स्केल, ये बना लो फटाफट माइंड मैप अपनी बुक पे। evaluation of dimension or measurement standards or scale। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स में आपको दिख रहे चार चीजें, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रिलायजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, है ना। एक चीज बता दो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आज सीखोगे आप। देखिए फिर क्या मतलब है इसका। मेजरमेंट की बात करें तो बेटा हम पीछे सीख कर आए हैं कि प्राइमरी ट्रांसैक्शन और इवेंट्स को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, पैसों में देखा जाता है। फिर हम उसकी क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। उन्होंने भी कुछ इस तरह से ही बोला है, मेजरमेंट इज ए वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मैंने भी आपको बताया। उसके बाद क्या होता है, बात करें अगर हम, एनी मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विद थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, विच सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टू बी मेजर्ड। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स होते हैं उनको मेजर किया जाता है। फिर स्टैंडर्ड्स और स्केल को सिलेक्ट करके उसको इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड्स और स्केल को सिलेक्ट करके उसको यूज किया जाता है। और लास्ट में फिर क्या होता है, अवेल्यूएशन।
जो मेजरमेंट की डायमेंशंस होती हैं उनकी इवैल्यूएशन करना। मेजरमेंट की डायमेंशन भी तो होंगी ना, आपने तो आपने सिर्फ मेजर कर लिया कि ये टर्म्स ऑफ मनी है कि नहीं, बाद में उसकी डायमेंशंस जो होंगी उनको क्या करना हमने, एवेल्यूट करना है। क्या करना है, एवेल्यूट। ठीक है, समझ आ गया। अब प्रोफेसर आरजे चैम्बर्स डिफाइंड मेजरमेंट एज असाइनमेंट्स ऑफ नंबर एंड ऑब्जेक्ट्स एंड, क्लियर बोल रहे हो, असाइनमेंट्स ऑफ नंबर टू ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। उन्होंने बोला कि नंबर्स देना किसको, ऑब्जेक्ट और इवेंट्स को असाइन करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी टू बी मेजर्ड, द स्केल टू बी यूज्ड एंड द डायमेंशन ऑफ द यूनिट। ये उन्होंने थोड़ा सा उसको ब्रीफली करके बता दिया, बट है ऊपर वाली डेफिनेशन ये जो हमने देखी है। ठीक है, आरजे चैम्बर्स अकाउंटिंग एवेल्यूएशन एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, प्रेंटेंस हॉल, ये उनका थोड़ा एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे वो रहते हैं वो। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेना आप। तो बाकी आपको समझ आ गया। सबसे पहले अपने इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ स्केल, ठीक है, टू बी यूज्ड। उसके बाद एवेल्यूएशन ऑफ हम क्या करते हैं, डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ स्केल। तीन ही चीजें होती हैं। समझ आ गई बात, भूलेगा तो नहीं। ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ। बाकी इन्होंने आगे और भी डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो तीन एलिमेंट्स हमारे पास सामने। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द थ्री एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, मेजर, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ स्केल टू बी यूज्ड। और यही बाद में मीनिंग भी बन गया आपका, है ना। तो देखो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पढ़ते पढ़ते भी याद हो रहा है हमें कि पहले आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट्स और किसको, इवेंट्स को, और बाद में सिलेक्शन करनी है स्टैंडर्ड ऑफ स्केल टू बी मेजर्ड को, फिर एवेल्यूएट कर लो डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड ऑफ स्केल को। आई बात समझ। 1 1 + 2 2 + 3, वो जो ग्रुपिंग टेबल का मेथड होता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आता है हमारे सामने, ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स टू बी मेजर्ड। ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टू बी मेजर्ड। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने, वी हैव अर्लियर डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। यही बात पढ़ी थी हमने, सरल भाषा में यही था कि जो हम एवेल्यूशन वाले जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, बाद में उसको क्लासिफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं, तो जो फाइनल यूजर होगा या एंड यूजर होगा उसको क्या कर सके, हम इंफॉर्मेशन दे सके ताकि उसके ऊपर वो डिसीजन ले सके। ठीक है, डिसीजन मेकर्स नीड्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंफॉर्मेशन। जो डिसीजन मेकर होते हैं उनको क्या क्या चाहिए, पास्ट भी चाहिए, प्रेजेंट भी चाहिए और फ्यूचर भी इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एक्सटर्नल यूजर जनरली द पास्ट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। किसी भी बंदे को अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो प्रेजेंट बैलेंस शीट थोड़ा देखेगा, फ्यूचर थोड़ा देखेगा, वो उसके पास्ट के काम देखेगा, पुराना हिसाब किताब देखेगा, है ना। तो अगर बात करें हम, देयर इज नो यूनिफॉर्म सेट ऑफ इवेंट्स ट्रांसैक्शन इन अकाउंटिंग, कह सकते हैं हम कि इससे कोई यूनिफॉर्म सेट ऑफ मतलब इवेंट्स एंड ट्रांसैक्शन नहीं है अकाउंटिंग में, विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, विच आर required for decision making. For example, in cash management, various cash receipts and expenses are necessary object and events. सही देखा जाता है, कभी कभी हम गुड्स खरीदते हैं, कभी कभी बैंक में पैसा जमा कराते हैं, कभी कभी हम एसेट्स खरीदते हैं, कभी पैसा आउटफ्लो हो रहा होता है कि नहीं। तो क्या हम परचेज गुड्स का रूल हम परचेज एसेट्स पे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि परचेज में एक्सपेंस का खर्चा लगता है ना, और एसेट्स में रियल का लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक का अलग अलग सिचुएशन बेस्ड अकाउंटिंग, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा रूल फॉलो करवाया जाएगा। क्लियर है। ऑब्वियसली द डिसीजन मेकर नीड्स पास्ट कैश रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस डेटा अलोंग विद द प्रोजेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस, मतलब वो पिछला भी देखेगा और उससे प्रोजेक्ट करेगा कि उसका जो फ्यूचर का रिसीट्स और एक्सपेंसेस कैसे रहने वाले हैं। फॉर गिविंग लोन टू अ बिजनेस, लोन देना पड़ता है ना भाई बिजनेस को, वन नीड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रीपेमेंट। जो मैं बोलता हूं कि जब भी कोई बंदा लैंडर लोन देता है वो क्या देखता है, बंदे बिजनेस की रीपेइंग कैपेसिटी देखता है कि बंदा अपने पैसे टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, सिविल स्कोर चेक करता है, मार्केट वैल्यू, मार्केट उसकी रेपुटेशन चेक करता है, फिर जाके लोन अप्रूवल करता है उनका, है ना।
तो रीपेमेंट एबिलिटी, पॉपुलरली called debt servicing of principal and interest. This also includes past information, current state of affairs as well as the future projection. तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप लिख सकते हो. पास्ट इंफॉर्मेशन बोला जाता है, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स को बोला जाता है और फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बात की जाती है. क्लियर? It may be mentioned that past and present objects events can be measured with some degree of accuracy, but future events and objects are only predicted. वो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, वो हमारे लिए क्लियरिटी नहीं है और सच भी नहीं है. Not measured, इसको मेजर नहीं किया जा सकता. Prediction is an essential part of accounting information. Decision maker have to take decision about the unseen future for which they need suitable information. अब समझ आ रहा आपको क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ मेजरमेंट. पहले क्या पढ़ा हमने? ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स टू बी मेजर्ड. अब पता चला ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को कैसे मेजर करना हमने. क्लियर हो गया? स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ मेजरमेंट. अभी उन्होंने बोला ना ऊपर कि भाई जितनी रिसिट्स होंगी, जितने एक्सपेंसेस होंगे वो रिकॉर्ड होंगे, फिर उसके बेसिस पे ही हम फ्यूचर का लगा सकते हैं अनुमान. तो ये क्या हुआ? इन टर्म्स ऑफ मनी देखा गया, मेजर किया गया. ठीक है. इन अकाउंटिंग मनी इज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट. सिंपल सी बात बोली उन्होंने. अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो पैसा ही मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है. Although nowadays quantitative information is also communicated along with the monetary information. Quantitative information भी आजकल बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि किसके साथ साथ? मॉनेटरी इंफॉर्मेशन के साथ साथ. ठीक है. तो मनी एज अ मेजरमेंट स्केल हैज नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन. कोई यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं है कि भाई इतना पैसा आएगा ही आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा ही जाएगा. सिचुएशनल बेस्ड है. काम चलेगा तो ज्यादा सामान खरीद लेंगे, नहीं चलेगा तो जो पड़ा हो वो भी बेचना मुश्किल हो जाता है कभी कभार. तो फिर सिट्स एंड एक्सपेंसेस तो उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, जो सिचुएशन है बिजनेस की. इट टेक्स द शेप ऑफ करेंसी रूलिंग इन अ कंट्री. बिल्कुल. अगर पैसे की बात करें तो भाई ये एक शेप ऑफ करेंसी है अगर किसी देश को रूल करना है आपने. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज रुपी. पैसे को किस में देखा जाता है? रुपी में. और यूके में पाउंड, स्टर्लिंग इन जर्मनी, डच मार्क में डीएम, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में देखा जाता है, सो ऑन. तो आप कह सकते हो कि एक्सचेंज रेट रिलेशनशिप अमंग करेंसीज. तो इन्होंने बताया भी है. जैसे एक बिजनेसमैन है, एक एग्जांपल है, इसको हैश लगा देता हूं, इससे आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी. अगर एक बिजनेसमैन है वो इंडिया में, इफ वन बिजनेसमैन इन इंडिया टुक लोन $5,000 फ्रॉम अ बिजनेसमैन ऑफ द यूएसए. कोई इंडिया का बिजनेसमैन है वो यूएसए से लोन लेता है $5,000. तो उसके अकॉर्डिंगली तो वो $5,000 ही हुआ, 5,000 रुपए हुए. हमारे अकॉर्डिंगली जब वो आएगा, इट वुड एंटर द ट्रांजेक्शन इन हिज बुक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज. सपोज एट द टाइम ऑफ लोन एग्रीमेंट एक्सचेंज रेट कितना था? 50 रुपए. $1 कितने का? 50 रुपए का. द लोन अमाउंटेड कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2.5 लाख. आई समझ बात? आफ्टरवर्ड द एक्सचेंज रेट हैज चेंज कितना हो गया? 1 से 55. अब बताओ पंगा पड़ गया नहीं? बट जब लिया था तब 2.5 लाख रुपए बन रहा था, जब हम रीपे कर रहे हैं तो डॉलर का रेट बढ़ गया, 55 हो गया, है ना. एट द एक्सचेंज रेट द लोन अमाउंट बिकम्स 2,75,000. क्योंकि वो तो अपने 5,000 ही देख रहा है ना, वो तो हमारी डिवैल्यूएशन हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रही है करेंसी, तो उस वजह से. सो मनी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. अब समझ आ गया कि यूनिवर्सल डिनोमिनेशंस की बात क्यों यहाँ पे फॉल नहीं हो रही. अब समझ आया? अगर 5,000 था, 2.5 लाख की अग्रीमेंट हो गया तो 2.5 लाख ही देना है. बट 2.5 लाख कैसे देना भाई? जब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लोटिंग में है, तो कैसे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा. तो इसलिए यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं है. ठीक है. अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री अनलेस अ कॉमन करेंसीज इज इन वॉक. क्या मतलब है इसका वॉक का? ठीक है. Since the rate of exchange fluctuate between two currencies over a time, money as a measurement scale also become volatile. सही कहा? समझ आ गया आपको ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट? पहला हमने पढ़ा था क्या? पहला पॉइंट क्या था?
इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू बी मेजर्ड, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आ गया, शाबाश बताओ, स्टैंडर्ड और स्केल्स आर टू बी सिलेक्टेड टू बी मेजर्ड, है ना। फिर तीसरे में था डायमेंशन, तो अभी वो पढ़ने वाले हम, डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्केल। तो अगर बात करें अगर हम, एन आइडल मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल ओवर अ टाइम। जो आइडल मेजरमेंट स्केल होता है वो क्या होता है, स्टेबल रहता है कुछ समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन बाइज 1 kg कैबेज, ठीक है, टुडे, गोभी की बात हो रही है, द क्वांटिटी ही रिसीव्स विल बी द सेम इफ ही विल बाय 1 kg कैबेज 1 year later। सिमिलरली द लेंथ ऑफ मीटर क्लॉथ विल नॉट चेंज इफ इट बॉट, मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है वो चेंज नहीं हो रही, बट जो उसकी प्राइसिंग होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज, डिफरेंशिएट हो जाएगी। इफ इट इज बॉट अ फ्यू डेज लेटर, दिस इज सो से अ मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल इन डायमेंशन। अब समझ आया, ग्राम सेम रहता है, पाउंड सेम रहता है, जो वेट करते हैं हम, है ना। उसके बाद हमारा मीटर सेम रहता है, किलोमीटर सेम रहता है, बट चेंज क्या होता है उसकी, पावर। कह सकते हो मैथ्स में पावर की बात हो रही है, जैसे चेंज क्या होती है उसकी, पावर चेंज हो जाती है कि भाई 10 रुपए का था तो 12 रुपए हो गया, 12 का था तो 15 का हो गया, है ना। मनी एज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल, देयर अकर्स कॉन्टिन्यूस चेंजेस। तभी उन्होंने इसके साथ बोल दिया मनी एज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने बात किसकी कर ली, डायमेंशंस की। तो डायमेंशन समझ रहे हो ना, सुखनूर प्रेजेंट है, ठीक है, तो सुखनूर के मतलब आगे जो कार्य करता है, मतलब काम करने वाले लोग रखे हैं इसने, वो अगर स्टेबल नहीं है सुखनूर डेली ट्यूशन आना चाहती है, बट सुखनूर की बस डेली नहीं आ रही, ऑटो नहीं मिल रहा, ये दिक्कतें हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डायमेंशन है वो स्टेबल नहीं है, क्लियर है। मनी एज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल, देयर अकर्स कॉन्टिन्यूस चेंजेस इन द इनपुट प्राइसेस, ठीक है। द सेम क्वांटिटी ऑफ मनी मे नॉट हैव द एबिलिटी टू बाय सेम क्वांटिटी ऑफ द आइडेंटिकल गुड्स एट डिफरेंट डेट्स। सही बात बोल रहे हो, जो आपने सामान खरीदा था दोबारा अगर वही सामान दोबारा से खरीदो तो क्या पता आपको सेम प्राइस पे ना मिले। Thus, information of 1 year measured in money terms may not be comparable with that another year. Suppose production and sales of a company, एक साल में 5,000 पीसीस थे 5 लाख के, दूसरे साल में क्वांटिटी कितनी हो गई 4500 और प्राइसेस कितना हो गया इसका, देखो पहले साल में 5,000 पीसीस मिल रहे थे 5 लाख रुपए में, अगले साल पीसीस भी कम हो गए 500 और प्राइस भी बढ़कर कितना हो गया 5,40,000। तो मनी मेजरमेंट की बात ये हो रही है इसमें, ठीक है। और अगर डायमेंशन ऑफ स्केल की बात करें तो क्या है, क्वांटिटी, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। पॉइंट फॉलो कर रहे हो, 5,000 से वो मतलब पीसीस की बात हो रही है तो पीसीस में ही काउंट करेंगे उसको, ठीक है। अब उन्होंने दूसरी बोली है, लुकिंग एट द मोनेटरी फिगर one may be glad for 8% sales growth. In fact, there was 10% production sales decline. The growth envisaged, क्या बोलते हैं इसको, envisaged through monetary figures is only due to the price change. Let us suppose further that cost of production for the above mentioned 2 years as follow. Example 1 है, 1 ईयर में क्वांटिटी थी 5,000 और कितने का था 4 लाख का, और सेकेंड ईयर में 4500 पीसीस हमने दिए 4.5 लाख रुपए में। तो क्या डिफरेंस लिखा आपको, क्वांटिटी कम हो गई है, प्राइस उसमें भी इन्होंने बढ़ा दिया, और इसमें 5,000 पीसीस से 5 लाख के। अब पहले साल में ही 5 लाख पीसीस कितने में मिले 4 लाख में, फिर अगले साल 4500 पीसीस सेम थे, बट अगले साल जो सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा था 540, और अब कितना हो रहा है 4.5 लाख, तो मार्जिन कम हो गया। आई बात समझ, मतलब सेल भी कम, कहने का मतलब ये है कि प्राइस कम था, प्राइसिंग कम होने की वजह से अगले साल का जो प्राइसिंग था वो भी मतलब इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया, इंक्रीज नहीं कर पाया।
कुछ समझ आया, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो इस चीज को, कैसे देख रहे हो? ठीक है, ऊपर क्या था कि ऊपर 5 लाख रुपए उसका दिया हुआ है, तो कहने का मतलब कि 100 रुपए यूनिट होगा, है ना। और नीचे अगर 8 कितना हुआ फिर 80 रुपए यूनिट, है ना, 80 रुपए के यूनिट के हिसाब से। तो इन्होंने क्या बोला है, टेक ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन इन द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 1 लाख, वाइल इन द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 90,000। इसको देखो इसके साथ, इसको देखो इसके साथ, समझ आ गई बात। देयर वॉज 10% डिक्लाइन इन द ग्रॉस प्रॉफिट। Thus the accounting, so money as a unit of measurement is not stable in the dimension। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक, समझ आ गया? ठीक है। दो तीन चीजें इसमें देखनी हमने, एक तो यूनिवर्सल एप्लीकल नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा अगर बात करें जो डायमेंशन मतलब है इसकी वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। और बात करें अगर हम जो मतलब प्राइमरी जो चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल हम किलोग्राम की बात कर रहे हैं, अगर ग्राम की बात करें तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। उसमें क्या पढ़ा था हमने, उसमें पढ़ा था हमने ये, है ना, एन आइडल मेजरमेंट स्केल, क्या बोलेंगे इसको, एन आइडल मेजरमेंट स्केल जो होता है वो कुछ समय के लिए क्या रहता है, स्टेबल रहता है, कुछ समय क्या रहता है ये स्टेबल, बदलता ही नहीं है। तो ये लाइन आप इसमें लिख सकते हो, 4 पॉइंट में आपका ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक, क्लियर। अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, तो करें बात इसकी, फिर क्या है, हाउ डू यू मेजर अ ट्रांसेक्शन और इवेंट, कैसे आप मेजर करते हो ट्रांसेक्शन को और इवेंट को, ठीक है। अनलेस द मेजरमेंट बेस इज अ सेटल वी कैनॉट प्रोग्रेस टू द बुक कीपिंग फंक्शन, आप बुक क्या लिखा, द रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग, ये सॉरी इसमें लिखना है, मेजरमेंट बेस इज सेटल वी कैनॉट प्रोग्रेस टू द रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग, मतलब हमें कुछ भी अगर करना है तो विदाउट बुक कीपिंग हम कुछ नहीं कर सकते। अकाउंटिंग की शुरुआत ही कहां से होती है बेटा, बुक कीपिंग से होती है। तो बुक कीपिंग ही हमारा प्राइमरी स्टेप है अकाउंटिंग का। इट हैज एक्सप्लेन्ड दैट अकाउंटिंग इज मेड फॉर जनरेटिंग इंफॉर्मेशन सुटेबल फॉर यूजर्स, ठीक है, जजमेंट एंड डिसीजंस, but the generation of such information is preceded by the recording, classifying, summarizing। कैसे की जाती है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग से, डेटा से। by that process it measure performance of the business entity by way of profit or loss। ऑब्वियसली बात है, जब हम समरी बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, ठीक है। thus measurement is an important part of अकाउंटिंग, इसलिए जो मेजरमेंट है वो अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, ठीक है। बट अ सेट ऑफ थ्योरम्स गवर्न्स द होल मेजरमेंट सब सिस्टम, दीज थ्योरम्स शुड बी carefully understood to know how the cogs of the accounting wheel work, कैसे काम करता है। nowadays accounting profession earmarked 3 theorems, namely going concern, consistency and accrual as a fundamental accounting assumption। पढ़ा हमने इसके बारे में, ठीक है। तो ये लाइन आप इंपॉर्टेंट तरीके ये लिख लेना ध्यान से, ठीक है, यहां से दीज से लेके ग्रांटेड तक, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा उन्होंने, ये जो थ्योरम्स हैं शुड बी केयरफुली अंडरस्टूड टू नो हाउ द कॉक्स ऑफ द अकाउंटिंग व्हील वर्क, अकाउंटिंग व्हील काम कैसे करता है, ठीक है। और नाउअडेज अकाउंटिंग प्रोफेशन earmark 3 theorems, namely going concern, consistency, accrual as a fundamental accounting assumptions। तो ये हमने पढ़ा भी है और आपको पता ही है कि 3 assumption कितनी हेल्प करती हैं एक बिजनेस को। These assumptions are taken for granted, और इन्हीं assumption को taken for granted भी देखा जाता है, ठीक है। Also while measuring, classifying, summarizing and also presenting, various policies are adopted, recording, classifying, summarizing and communication of information and or also important part of accounting which do not fall
with the preview of measurement discipline. Therefore, we cannot say simply accounting is a measurement discipline. हम simply नहीं कह सकते कि accounting discipline है, ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि इसमें बड़े सारे steps हैं. रिकॉर्डिंग पहले, सबसे पहले तो आता है while measuring, classifying, summarizing, also presenting various policies are adopted. Recording, classifying, summarizing are communication information are also part of accounting, which do not fall within the preview of measurement discipline. जो लगता नहीं है कि measurement discipline को अंडर फॉल कर रही है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो अकाउंटिंग है वो मेजरमेंट डिसिप्लिन है. समझ आया आपको यहां तक? अभी थ्योरी को ही देख रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ताकि हमें, देखो लिखना एट द एंड आपने ही है इसमें, तो जितना क्लियरिटी समझ आएगी उतना ही मतलब बढ़िया तरीके से हम लिख पाएंगे, फ्रेम कर पाएंगे. अगर हमें समझ ही नहीं आया तो रट्टा मारने की नौबत आ सकती है, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं. इसलिए चीजों को बारीकी से समझते हैं. सिंपल सी बात, व्हाट इन अकाउंटिंग मनी इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अगर अकाउंटिंग में मनी की बात करें तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखा जाता है. मेजरमेंट पार्ट कह सकते हो अकाउंटिंग का, लेकिन आप डिसिप्लिन की बात करें तो बड़ा फुल फ्लेज बात आ जाती है, ठीक है. सो लेट अस टेक वन थिंग फॉर ग्रांटेड दैट ऑल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली. तो चलो एक चीज हम ग्रांटेड के तौर पे ले लेते हैं, जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं वो किस टर्म में होते हैं, हमारे मनी में होते हैं. Quantitative information also required in many cases, but such information is one supplementary to monetary. फिर अल्टीमेटली वो बात भी कहां जुड़ जाती जाके, पैसों के साथ ही जुड़ जाती है. समझ आ रही बात? कहने का मतलब ये है कि चलो मान लेते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट जो है वो किसमें मेजर की जाती है, मनी में मेजर की जाती है. बट अगर हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात करें तो कुछ इज ऑल्सो रिकॉर्ड इन मेनी केसेस, बट ये इंफॉर्मेशन भी अल्टीमेटली किसके साथ जाके जुड़ती है, पैसों के साथ. आप इसको रिलेट कर पा रहे हो कैसे? एग्जाम्पल, अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी की है, इन्वेस्टमेंट आपका क्या आ गया, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें पैसा तो लगा ही है. कोई भी आप कुछ भी कर रहे हो उसमें पैसा इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा आपका. समझ आ गई बात? आगे आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, ये भी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है. अगर ये समझ आ जाए तो बड़े सारे टॉपिक्स के ऊपर ना आपकी कमांड बन सकती है, लाइक डेप्रिसिएशन है ना, लाइक इन्वेंट्री. तो इन चीजों पे आपको कमांड बनाने के लिए ये टॉपिक्स आना बड़ा जरूरी है. देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस और वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स. दीज आर हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू. हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो गई, जिस प्राइस पे हमने पहले खरीदा था ना. करंट कॉस्ट हो गई, आज किस कॉस्ट पे पड़ रहा है ना. तो रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो गई, रिलीज करेंगे. और प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, करंट वैल्यू भी है और प्रेजेंट वैल्यू भी है. तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई, चलो बीकॉम वाली पढ़ाई नहीं करेंगे, हम सीए वाली करेंगे, तो हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है. एग्जाम्पलों से समझेंगे, जल्दी क्लियर होगा, ठीक है. हिस्टोरिकल कॉस्ट, इट मींस द एक्विजिशन प्राइस. इट मींस एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज प्राइस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द बिजनेसमैन पेड 7 लाख टू द परचेज ऑफ मशीनरी, 1 लाख स्पेंड इज इंस्टॉलेशन. और इंस्टॉल करने के बाद मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई, 8 लाख. हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, 8 लाख. समझ आ गई बात, ठीक है. According to this base, assets are recorded at an amount of cash and cash equivalent paid at the time of acquisition. जितना हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच की बात करें तो 8 लाख मशीन से कैपिटल से चला गया, एसेट ऐड हो गई. यही होता है ट्रीटमेंट इसका, है ना. Liabilities are recorded at the amount proceed receive exchange of the obligation. In some circumstances, the liabilities recorded at the amount of cash and cash equivalent expected to be paid to satisfy it in the normal course of business. Example, a businessman takes 5 lakh loan from bank 10% per annum. It is recorded at the amount of proceeds received in exchange for the obligation. Here the obligation is the repayment of loan as well as the payment of interest at agreed rate 10%. Proceed received 5 lakh. इट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ट्रांसेक्शन. आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, उस पर 10% क्या था, इंटरेस्ट था, ठीक है.
और ये तो नहीं है कि फ्यूचर के साथ उसकी करंट वैल्यू अगर इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली वैल्यू बढ़ जाए प्राइम मनी की तो बैंक वाले बोलेंगे कि हमें करंट वैल्यू दो। ऐसा तो नहीं होता ना। जो हमने जितना लोन दिया है चाहे 20 साल बाद पे कर रहे हो आप, जो डिसाइड हो चुका है वही पे करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर है? टेक अनदर केस, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी। You know every individual has to pay income tax on his income if it exceed certain minimum limit। जैसे कितनी लिमिट थी इंडिया में, अब तो 12.5 लाख तक कर दिया है ना, कि जिनकी सैलरी 12.5 लाख से नीचे नीचे है उनको कोई टैक्स नहीं देना, एग्जाम मतलब एग्जाम तक किया गया कुछ, है ना। तो जब मैं पढ़ता था अपने टाइम पे तो मतलब हमारा 2 लाख रुपया प्लस 2 लाख 1 रुपया अगर होता था तो इनकम टैक्स लग जाता था 5% के हिसाब से। तो अब तो स्लैब बढ़ा के 5 लाख कर दी इन्होंने, है ना। But the income tax liability is settled immediately when 1 year is income. The income tax authority settle it sometime later, which is technically called assessment year। जो इनकम टैक्स की सेटलमेंट होती है वो क्या देखी जाती है, थोड़ी लेटर देखी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। इसलिए फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में हमारा फर्क होता है, नहीं सेम ही होता है लेकिन टैक्स पे करने का टाइम अलग होता है हमारा, ठीक है। और अपनी रिपोर्ट जनरेट करने का टाइम 31 मार्च तक का होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर जो रहता है, 31 दिसंबर, ठीक है। हाउ डज ही रिकॉर्ड द लायबिलिटी? एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस इट इज टू बी रिकॉर्डेड एज एन अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी। समझ आ गया? तो अगर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है और उसको बाद में पे करना हमने इनकम टैक्स को, तो उसकी लायबिलिटी हम कितनी लिखेंगे, ये कहने का मतलब है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हमारा टैक्स लायबिलिटी बनती है वही हम लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। आई बात समझ? करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट देखते हैं, क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से आपको। टेक दैट मिस्टर एक्स परचेज अ मशीनरी 1 जनवरी 2011, कितने की, 7 लाख की। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस ही हैज टू रिकॉर्ड कितना, 7 लाख। दैट इज द एक्विजिशन प्राइस। एज 1 जनवरी 2022 मिस्टर एक्स फाउंड दैट इट कॉस्ट कितना हो गया, 25 लाख टू परचेज दैट मशीनरी जो 7 लाख की खरीदी थी हमने पहले। टेक ऑल्सो दैट मिस्टर टू का लोन फ्रॉम बैंक 1111 कितना, 5 लाख 18%, रीपे एट द एंड ऑफ द 15 ईयर टुगेदर विद द इंटरेस्ट। एज ऑन फर्स्ट 2020 मतलब 1 जनवरी 2022 द बैंक अनाउंसेस 1% प्री पेमेंट penalty on the loan amount if it is paid within 15 days starting from that। as per historical cost the liability is recorded 5 lakh at the amount proceeds received in exchange for the obligation assets is recorded at 7 lakh। तो बात करें अगर हम तो क्लियर बता रहे हैं कि लोन हमारा 5 लाख का रिकॉर्ड हो रहा है और 7 लाख की क्या हो रही है, मशीन रिकॉर्ड हो रही है। और उन्होंने मतलब बोला है कि 25 लाख रुपया है तो 25 लाख रुपया हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे ना, क्योंकि जो हमने खरीदी थी उस टाइम पे कौन सी खरीदी थी, 7 लाख की खरीदी थी, तो उस पर तो डेप्रिसिएशन भी रन हो चुकी है। तो जब अगर आप 2022 में उस मशीन की वैल्यू करोगे, क्या पता मशीन चले ही ना, स्क्रैप होगी हो, तो अब उसकी 25 लाख वैल्यू थोड़ा शो करोगे। आई बात समझ? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका करंट कॉस्ट का। ठीक है, करंट कॉस्ट समझ आ गया आपको क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्लियर है। करंट कॉस्ट हो गया कि 7 लाख की मशीन आज कितने की हो गई, 25 लाख की। और मैंने आपको इससे पहले एक एग्जांपल और दे दी कि अगर कोई लोन लेता है आदमी, जैसे होम लोन होते हैं, बड़े लंबे लोन होते हैं, वो 20 साल 25 साल तक लोन ले लेते हैं लोग, है ना। तो बैंक ने अगर 20 लाख का लोन दिया है और उस पर लगाया 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो 8% का लगाया, लगा लो चलो एग्जाम्पल 8% का, तो 20 लाख पे 8% कितना होता है हमारा, 160 साल का, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो बैंक अगर इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली बोलेगा कि कल को भाई हमारे इस लोन की वैल्यू बढ़ गई है, पैसे की वैल्यू बढ़ गई, आपको ज्यादा देना होगा, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या देखा जाता है, जब लोन पे करते हो आप, उसमें आपको ये जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है प्लस ये किया जा रहा है ना, ये बैंक क्या करता है, फ्यूचर प्रोडिक्शन कर इन्फ्लेशन को देखकर ही इंटरेस्ट लगाता है। तो जो भी चीजें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लोन में, रिकॉर्डेड लायबिलिटीज में या फिर एसेट्स में, उसको हम किस पे ले रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ले रहे हैं। और उसके रीजंस क्या क्या है, 2 ही रीजन है, क्योंकि जब मशीन हम खरीदते हैं तो हमारी डेप्रिसिएशन रन करती है उस पर,
तो हम अगर वो वैल्यू मशीन की वैल्यू लाइफ ही 10 साल है तो 10 साल के बाद वो स्क्रैप हो जाएगी, तो हम उसकी करंट कॉस्ट कैसे ले सकते हैं, है ना, ये चीज है। करंट कॉस्ट गिव्स एन ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेसिस। करंट कॉस्ट क्या करता है, एक ऑल्टरनेट देता है आपको मेजरमेंट बेस करने के लिए, ठीक है। एसेट्स आर कैरिड आउट एट द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दैट वुड हैव टू बी पेड if the same or an equivalent assets are was acquired currently. Liabilities are carried at the undiscounted amount of cash and cash equivalent that would be required to settle the obligation currently. ठीक है, समझ आ गया आपको ये वैसे करंट कॉस्ट का, कोई डाउट तो नहीं है। देख लो वही बात उन्होंने बोल दी। अगर करंट कॉस्ट बेस की बात करें तो मशीन की वैल्यू क्या है 25 लाख, और अगर बंदा लोन प्री जल्दी क्लोज कर देता है और जो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है 5,000 रुपए 10% के हिसाब से, तो लोन की वैल्यू क्या रह जाएगी 5,05,000। बट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कितना था वो 5,000 5 लाख रुपए ही था। आगे बात समझ। रियलाइजेबल वैल्यू ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि ये अपने पढ़ा भी है पहले भी। Mr. X found that he can get 20 lakh if he would sell the machine purchase 2011 paying 7 लाख। समझ आ गया, 7 लाख की मशीन थी, अगर वो बेचेगा उसको कितना मिल रहा है 20 लाख, which would cost 25 लाख रुपया in case he would buy it currently। अगर वो अभी खरीदेगा तो 25 लाख की है, बट वो 7 लाख की मशीन 20 लाख में बेचेगा। Take also that Mr. X found had no money to pay the bank loan 5 लाख currently। समझ आई क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल उसने 7 लाख की एक मशीन खरीदी थी 2011 में, अगर वो उसको आज बेचता तो कितना मिल रहा है 20 लाख, और अगर उस मशीन की वैल्यू आज कितनी है 25 लाख, और अगर वो बेच देगा तो 5 लाख की शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्ट पड़ जाएगा उसको नई मशीन खरीदने के लिए। समझ आ रही बात। एज पर रियलाइजेबल वैल्यू एसेट्स आर कैरिड आउट एट द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दैट कुड करंटली बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द एसेट्स इन एन ऑर्डरली डिस्पोजल होता है सेल आउट करना, है ना चीज को। Haphazard disposal may be yield something less। ये भी हो सकता है कि जो हम डिस्पोज कर रहे हैं वो थोड़ा कम हो, पैसा ना मिले, यही हो रहा है ना ऊपर भी। लाइब्रेरी देखा जाए तो टेक्निकली 7 की 20 में बेच रहा तो प्रॉफिट हो रहा 13 लाख का, बट करंट कॉस्ट क्या है मशीन की 25 लाख, तो उस केस में 5 लाख उसको क्या हो रहा है शॉर्टफॉल। लाइबिलिटीज आर कैरिड एट देयर सेटलमेंट वैल्यू दैट द डिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये तो आपको पता है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, जो कैश है कैश जैसी दिखने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। एक्सप्रेस टू बी पेड टू सेटिस्फाई द लायबिलिटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सो द मशीन शुड बी रिकॉर्डेड 20 लाख रियलाइजेबल वैल्यू, while the bank loan should be recorded कितना होगा 5 लाख at the settlement in the normal course of action business। realizable value concept is commonly applied in cases inventories are measured at the lower cost and net realizable value। समझ आ गई बात आपको। एक भी डाउट अगर इसमें है तो बताओ। बिल्कुल सिंपल था ये, आपको क्लियर है। हाँ बस आपको एग्जांपल नहीं पता होगी इस चीज के ऊपर, वो आप इन्होंने बता दी कि क्या थी, ठीक है। अब पता चल रहा है आपको क्या कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। ये तो क्लियर है, सीए ये सीए की पढ़ाई है बेटा, अकाउंटेंट की पढ़ाई नहीं है। ये अकाउंटेंट डिसीजन नहीं लेगा इसके ऊपर, ये सीए सलाह देते हैं बिजनेस को कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या हल है ना। देखो कितनी बड़ी सरल चीज आपके सामने कि भाई 7 लाख की मशीन देगी तो 20 है प्रॉफिट हो रहा 13 लाख रुपए। तो अगर प्रोविजंस भी बनाए होते तो हमने कितने बनाए होते 7 लाख के बनाए होते, 7 लाख के बनाए होते। तो 7 लाख के प्रोविजन जोड़ो 5 लाख में तो तब भी आप मशीन खरीद सकते हो कि नहीं, करंट पे अगर खरीदनी हो। तो 2 लाख रुपए दोबारा से आप रिजर्व क्रिएट कर लो जो एक्स्ट्रा बचेगा। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एंड वाला पॉइंट है। करंट वैल्यू, करंट कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू में बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या होता है देखो, सपोज वी आर टॉकिंग एज ऑन 1 Jan 2022, take it as for reference। now think the machine purchase Mr. X can work for another 10 years। जो मशीन उसने खरीदी है जो 20 लाख इसकी वैल्यूएशन पड़ी है, एग्जांपल लेते हैं कि 10 साल और चल सकती है, ठीक है। इस पोस्ट टू जनरेट कैश कितना 1 लाख पर एनम, और उससे वो 1 लाख रुपया
साल का और कमा सकता है। ऑल्सो टेक दैट बैंक लोन 5 लाख टेकन बाय मिस्टर एक्स इज टू बी रीपेड 31/12/2028। उसने लोन ले लिया एक और 5 लाख का, और वो पे कब करेगा? 31/12/2028, और उसका एनुअल इंटरेस्ट कितना है? 90,000 रुपए का। यहां तक समझ आया? अब देखो आगे, एज पर प्रेजेंट वैल्यू एन एसेट इज कैरिड एट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो, द आइटम इज expected to generate the normal course of business, liabilities are carried at the present discounted value क्या होता है? प्राइस कम होना किसी के, प्रेजेंट वैल्यू का डिस्काउंट होना, ठीक है। A future net cash outflow that are expected to be required to settle the liability in the normal course of business. The concept of present value in common case of accounting for investment loans ये दिया हुआ है। ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो, ठीक है। ऐसी कोई एसेट है जो कैरी कर रही है, अभी उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू हमें शो हो रही है, बट वो नॉर्मल तरीके से फिर भी वो क्या कर रही है, हमारा कैश इनफ्लो को बढ़ा रही है। जैसे अभी देखो 20 लाख रुपया था, 25 लाख की मशीन है, तो अंडर वैल्यू है कि नहीं, डिस्काउंटेड वैल्यू शो हो रही है, बट फिर भी वो क्या कर रही है, 1 लाख रुपए पर एनम का कमा कर दे रही है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है। वैसे ही लायबिलिटी की बात हो रही है कि हमने एक लोन है, अभी उसकी जो वैल्यू है वो कम है, ठीक है, बट फिर भी हम क्या कर पा रहे हैं, उस पर जो नॉर्मल उसका कैश आउटफ्लो है वो हम पे कर पा रहे हैं 90,000 रुपए इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? प्रेजेंट वैल्यू। कोई इसके ऊपर वो नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है जो आप समझ रहे हो, बस इसमें ये बताया कि प्रेजेंट वैल्यू है क्या चीज है। अगर किसी चीज जो एसेट है उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू भी है, बट नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में वो चल रही है और आपको रेवेन्यू कमाकर दे रही है, उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर हो गया? अब इन्होंने एग्जांपल दिए, द टर्म डिस्काउंट, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो नीड अ लिटिल एलैबोरेशन। 100 इन हैंड 1/1/2022 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 100 इन हैंड 31/12/2022। कह सकते हो, क्या पता वैल्यू बढ़ गई हो इसकी, है ना। देयर इज अ टाइम गैप 1 ईयर, मिस्टर एक्स हैड 100 एज 1/1/2020, it could use it at that time. If he received only 31/12/2022, he had to sacrifice this year for a year, his use for a year. The value of his this sacrifice is called time value of money. देखो यार, 100 रुपए आपके पास एक साल में था और एंड में 100 पड़ा हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं है, वो तो क्या हो गया फिर, वो तो आपको खर्च कर लेना चाहिए उसी टाइम पर। तो इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अकाउंटिंग टर्म होती है कि आपने 100 रुपए अगर लगाया है तो 100 का 110 तो मिले, तभी तो बैंक भी आपको क्या करता है, 100 रुपए का 103 रुपए देगा साल के बाद। उसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। Mr. X would sacrifice, that is, he would agree to take money 31/12, he had been compensated for the sacrifice. So a rational man will never exchange 100, और वो कभी नहीं करेगा। जो रैशनल मैन होता है वो कभी भी 100 के बदले 100 रिसीव नहीं करेगा 31 को, वो क्या करेगा, 100 के बदले फ्यूचर डेट इक्वल ऑफ द मनी प्रेजेंट वैल्यू की कितनी वैल्यू उसकी होनी चाहिए थी उस टाइम पे, क्योंकि करेंसी डी वैल्यूड भी तो होगी, 100 के बदले 110 तो मिले उसको, है ना। उसी को बोलते हैं डीवैल्यूएशन इज डिस्काउंटेड ऑफ फ्यूचर मनी। जो मैंने बताया 20 लाख की मशीन है, करंट वैल्यू उसकी कितनी होगी, 25 लाख रुपए, और नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आपको 1 लाख रुपए कमाकर दे रही है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू होने के बाद भी एसेट आपको इनफ्लो दे रही है 1 लाख रुपए का, तो इट्स अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एक्शन। क्लियर, समझ आ गई? ये था। बाकी परहैप्स यू
नो हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट रूल ए इक्वल टू पी प्लस आई एन, ठीक है। ए होता है हमारा अमाउंट, प्रिंसिपल होता है पी, इंटरेस्ट आई अपॉन एन, आई अपॉन 100, एन मतलब टाइम। दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट मनी प्रिंसिपल एंड द फ्यूचर मनी अमाउंट। इफ ए आई एन गिवन, टू फाइंड आउट पी द इक्वेशन इज टू बी चेंज, क्या हो जाएगी, पी इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आई एन, आई की पावर एन, ठीक है। यूजिंग दिस इक्वेशन वन कैन फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू इफ नोज द वैल्यू ऑफ ए। सपोज आई इक्वल टू 20%, आई के है इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 20%। नो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख टू बी रिसीव्ड एज ऑन 31/12/2022। और ये कब लिया गया था रेफरेंस के लिए, 1/1/2022 को। तो देख लो भाई 1 लाख की वैल्यू कितनी रह गई, 83,333 रुपए। समझ आ रही बात। तो सिमिलरली अगर एक एक साल बढ़ाते रहेंगे तो 31 तक की जो इसकी वैल्यू रह जाएगी 1 लाख की, कितनी रह जाएगी, हर साल कम होती जाएगी ना फिर, रेफरेंस के लिए, है ना। तो लास्ट में 16,150 रुपए रह गए। तो टोटल ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज 4,19,246। सिंस द मशीन परचेज मिस्टर एक्स प्रोड्यूस इक्विवेलेंट कितना कर रहा है वो, 4,19,246 रुपए इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। इट इज टू बी वैल्यूड ऑफ सच अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू मेजरमेंट बेसिस। क्लियरली समझ आ गया आपको क्या बताया जा रहा है, कि अगर वो 1 लाख रुपया उस वैल्यू से कमा, मशीन से कमा रहा है, तो देखो एक टाइम के बाद वो 1 लाख रुपए की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, है ना। तो खर्चा देखो कितना है, मनी कितनी इन्वेस्ट हो रही है हमारी 1 लाख, और उस मनी की वैल्यू कितनी हो रही है। तो कहने का मतलब है कि इंक्रीज भी तो होनी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, तभी आप फायदे में रहोगे। अदरवाइज वो तो फिर आपका कंसिस्टेंट लॉस ही होता है। तभी तो जो लोग होते हैं रेंट बढ़ा देते हैं हर साल। रेंट इसलिए तो बढ़ाया जाता है। और ईएमआई क्यों नहीं बढ़ाई जाती, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को देखकर ली जाती है पहले से ही, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उस तरीके से लगाया जाता है। समझ आ गया आपको। बाकी ये एग्जांपल है वो आप देख सकते हो, एक और देख लेते हैं। हेयर मिस्टर एक्स, इधर ध्यान दे भाई क्या हो गया, Mr. X will receive 1 lakh at different point of times. These are cash inflow. In other example, he has to pay interest and principal of bank loan. These are cash outflow. जो पैसा आएगा उसको इनफ्लो बोला जा रहा है, जो जाएगा वो आउटफ्लो। Perhaps annuity or REA for n period is annuity A interest I time equal to 1 to 3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहता है हमारा A upon I1 minus 1 upon 1 plus आई एन। ये मैथ्स वाले जो टीचर है वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे इसके बारे में। अगर इस रूल को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग दिस रूल कैन ड्राइव द प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख फॉर 10 इयर्स एट द रेट 20%। तो वो भी क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पे कितना है, 4 लाख, ठीक है, 19,246 रुपए। सिमिलरली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन, लोन की बात करेंगे तो लोन की भी वैल्यू इतनी रह जाएगी, ठीक है। तो अभी इन्होंने आपको थोड़ा सा ना टेबल बना के दिखा दिया, उस पे चारों कॉन्सेप्ट कर दिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी थी मशीन की, 7 लाख, करंट कॉस्ट कितनी थी 25 लाख, रिलीज कितने में हुई 20 में, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 4,19,246 रुपए ऊपर निकाला जाना। सिमिलरली लोन की बात करें, हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना था 5 लाख, अगर पेनल्टी लग गई तो कितना हो गया, और रिलीज वैल्यू कितना हो गया, 5 लाख ही देना लोन, और उसकी जो लोन की वैल्यू इन्होंने निकाली है यहाँ पे मेथड से 4,70,094 रुपीज, ठीक है। समझ आ गया। तो इस टेबल से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर। अभी इन्होंने बोला भी है, द अकाउंटिंग सिस्टम विच शैल डिस्कस इन द रिमेनिंग चैप्टर्स इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। However, this need not mean one shall follow only historical cost basis of accounting. In the later stages of the CA course we shall see that the accounting system uses all types of measurement basis. सिर्फ यही नहीं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट ही देखा जाएगा, उसमें सारे देखे जाएंगे। अंडर द ट्रेडिशनल सिस्टम मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इवेंट्स मेजर इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। ये आपका बचा है लास्ट टॉपिक, इसको भी खत्म कर ही लेते हैं, है ना, ताकि ये वाला चैप्टर भी वाइंड अप हो जाए आपका। मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन।
बड़ा डिफरेंस है भाई मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन, वो आपको पीछे पढ़कर ही पता चल गया होगा। वैल्यू रिलेट्स टू द बेनिफिट्स टू बी derived फ्रॉम ऑब्जेक्ट, abilities or ideas. To the economist, value is the utility of an economic resource to a person contemplating or enjoying its use. जो वैल्यू होती है वो किसी ऑब्जेक्ट से, वैल्यू बात करें बेनिफिट है जो कि ड्राइव होती है किससे, ऑब्जेक्ट से, एबिलिटीज और आइडिया से। और इकोनॉमिस्ट की बात करें तो वैल्यू इज द यूटिलिटी ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू द पर्सन कॉम्प्लीटिंग और एंजॉय इट्स यूज। इस्तेमाल करके वो क्या करता है, उससे मजा लेता है और उससे वैल्यूडेशन भी होती है। प्रोड्यूसर के लिए वैल्यूडेशन है और कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन है ना। That is to say, value is measured in terms of money. Suppose an individual purchased a car paying 2,50,000. Its value lies in the satisfaction to be derived by that individual using the car in future. Economists often use of ordinal scale to indicate the level of satisfaction, but accountant use as a cardinal scales. जो इकोनॉमिस्ट है वो उसको क्या यूज कर रहा है, ऑर्डिनल स्केल फॉर द सेटिस्फेक्शन। भाई बंदे के पास गाड़ी है, वो यूज कर रहा है, मजे ले रहा है ना। बट जो अकाउंटेंट है वो क्या करता है, इसको कार्डिनल स्केल भी यूज करता है। एग्जांपल, कार की वैल्यू कितनी है, 2.5 लाख। इट इज वन टाइप ऑफ वैल्यू, कार एक्विजिशन कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो मनी, so value is indicated by measurement. In accounting the value is always measured in terms of money. समझ आ गई। इकोनॉमिक्स में ये बोला जा रहा है कि ये सेटिस्फेक्शन के लिए है, बट अकाउंटेंट की भाषा में ये देखा जा रहा है सिर्फ पैसा, पैसे की वैल्यू जो कि एक टाइम के बाद कम होगी या फिर बढ़ेगी, कुछ भी रहेगा, है ना। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात कर लेते हैं अगर हम, क्या है। Earlier in this unit, we have learned how to measure a transaction which had already taken place. And for which either some value has been paid or some valuation principle to be adopted. वही है, जब कोई चीज आप खरीद रहे हो उसके लिए आप पैसा पे कर रहे हो, और कुछ हमने क्या करा, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स को क्या करा, अडेप्ट करा, किसके लिए, मेजरमेंट के लिए, ठीक है। But there are certain terms which have not occurred, therefore cannot be measured using the valuation principles. Still, they are necessary to record the books of accounts. Example क्या है, जैसे provision for doubtful debts, ठीक है। For such items, we need some value. In such situation, reasonable estimates based on the existing situation and past experiences made. कहने का मतलब क्या है, मैं बता देता हूं क्या समझा रहे हैं। अकाउंटिंग में जो चीज खर्च हो रही है, जो चीज हम पे कर रहे हैं या ले रहे हैं, वो हम रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं। बट अकाउंटिंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कभी अकर भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम उनको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और वैल्यू ऑफ टर्म्स दे रहे हैं उनको। समझ आ रही बात। उसी को बोला जाता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एस्टिमेट मतलब कि यार अंदाजा लगाओ कितना नुकसान हो रहा है, हमें कितना फायदा हो रहा है, ये बंदा कितने पैसे दे देगा या हमने कितने देने हैं इसको। समझ आ रही बात। The measurement of certain assets and liability is based on the estimate of uncertain future events. क्लियर है। अगर बात करें मेजर ऑफ सर्टेन एसेट्स की और लाइबिलिटीज की, ये किस पे एस्टिमेट है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर। अगर आपने किसी एसेट की सर्टेनिटी निकालनी है तो वो अनसर्टेन फ्यूचर के इवेंट्स के ऊपर ही डिपेंड है बेटा। एग्जांपल के लिए बात करें अगर हम, तो क्या एग्जांपल देना चाहोगे आप, डेप्रिसिएशन ले रहे हो है ना एसेट्स के ऊपर, और कल को मतलब डेप्रिसिएशन पे फिर आप प्रोविजन भी लेते हो, तो अल्टीमेटली आपको इस चीज का पता है कि फ्यूचर में वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी स्क्रैप हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली आग भी लग सकती है चीज को, अनसर्टिनिटी भी हो सकती है एसेट्स के लिए, है ना। तो अगर हमने प्रोविजन पहले से ही बना के रखे होंगे तो उस केस के लिए हमें डरना, थोड़ा डर कम हो जाएगा। रिस्क को हमने क्या कर लिया, हैज कर लिया, रिस्क को मैनेज कर लिया ना, उसी को बोल रहे हैं। As a result of the uncertainties inherent in the business activities, many financial items cannot be measured. बड़ी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हम मेजर नहीं कर सकते with the precision, but can only be estimated. सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते।
Therefore, management makes a various estimates and assumption of assets, liability, incomes, expenses. As on the date of preparation of financial statement, such estimates are no connection with the computation of depreciation. मैंने बताया आपको, amortization, impairment losses, as well as the accrual provisions, employee benefit obligations. ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक? क्या दिक्कत है? अभी पूछूंगा मैं, ठीक है. Also, estimates may be required in determining bad debts, useful life, residual value, वही scrap value पता करने के लिए, of an item, plant and machinery, inventory obsolescence. The process of estimation involve the judgment based on the latest information available. वही हो गया, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो हम फ्यूचर एस्टिमेट्स को भी लेके चलते हैं साथ साथ कि भाई ये चीज़ा, ये पैसा आएगा नहीं आएगा, ये मशीन खराब होगी, इतनी डेप्रिसिएशन लगी है, इसका प्रोविजन होना चाहिए, इतना हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ना. तो हम चीजें एस्टिमेट लेके चलते हैं, सिर्फ हम करंट की बात नहीं. इसलिए तो हमारा बिहेवियर भी ऐसे हो जाता है. अब आप नॉर्मल घरों में देखो तो सेविंग्स करते हो ना फ्यूचर के लिए आप, और जिसका पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, इमरजेंसी फंड्स बनाने की कोशिश करते हो, है ना. उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. एन एस्टिमेट में रिक्वायर रिवीजन इफ चेंजेस. एस्टिमेट जो होते हैं उनको कभी कभी जरूरत पड़ती है रिवीजन की, कि भाई हमने फॉर एग्जांपल किसी डेटर से लेना था 50,000 और आपने प्रोविजन बना लिया 10,000 का, तो बैड डेट्स के ऊपर शक कितना था आपको, 10,000 का. तो फॉर एग्जांपल उसने क्या करा, 8,000 पे कर दिया, 2,000 नहीं किया, तो प्रोविजन रिवाइज हो गए आपके 2,000. प्रोविजन क्या हो गए, रिवाइज हो गए 2,000 रुपए, है ना. तो उस केस को क्या बोलेंगे हम, रिवीजन ऑफ एस्टिमेट्स. If changes occur regarding circumstances on which the estimate was made or a result of new information, more experience or subsequent developments, change in accounting estimates means difference arises between certain parameters estimated early and re-estimated during the current period or actual result achieved by the during the current. वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो यही है कि भाई हमने एस्टिमेट्स रखने होते हैं, लेकिन जब वो चीजें एक्चुअल में सामने आती हैं तो फिर हमें उसको क्या करना पड़ जाता है, रिवाइज करना पड़ जाता है, चीजों को देखना पड़ जाता है दोबारा. तो जो एक्चुअल रिजल्ट अचीव हुआ है उसको हमने मैच करना होता है और री एस्टिमेट करना होता है अपने प्रीवियस चीजों के साथ. ठीक है, ये लिखा हुआ है. बाकी कुछ एग्जांपल्स है वो आपको समझ आ जाएंगे यहां से. कंपनी अकर एक्सपेंडिचर 10 लाख रुपया डेवलपमेंट ऑफ पेटेंट. नाउ द कंपनी एस्टिमेट दैट हाउ मेनी इयर्स द पेटेंट वुड बी बेनिफिट फॉर द कंपनी. वो पेटेंट कितने साल कंपनी को क्या देगा, बेनिफिट. द एस्टिमेशन शुड बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लॉजिकल जजमेंट के ऊपर रहेगा. ठीक है. अ कंपनी डीलिंग विद द लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट uses percentage of completion method for recognizing the revenue at the end of the accounting year. Under this method the company has to adequate provision for the unseen contingencies. ठीक है, which can take place while executing the remaining portion of the contract. Since the provisionizing the unseen contingencies requires estimation, there may be access or short provisioning, which is also. देखो जो चीज हमने कर दी, कॉन्ट्रैक्ट कर दी, जैसे मैंने आपको वो एक क्लब की एग्जांपल दी थी थोड़े दिन पहले. तो बिजनेस तो उन्होंने खोला था, 6.5-7 करोड़ लगाया, किसके लिए लगाया, कि बिजनेस चलेगा, पर वो अनसर्टेन था, नहीं चल पाया. तो प्रोविजनिंग अगर होती तो आज ये दिन नहीं होते. उन्होंने सोचा चलेगा ही चलेगा, लोकेशन अच्छी है, सब चीजें बढ़िया हैं, चलेगा ही, लेकिन बिजनेस जो है अनसर्टेन है टोटल. तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हमें यही सिखाता है कि भाई हमने कुछ ना कोई प्रोविजन रखना चाहिए, कल को कुछ भी हो सकता है. फिर आगे इन्होंने एग्जांपल दिया, कंपनी हैज टू प्रोवाइड फॉर टैक्सेस which are also based on the estimated. टैक्सेस की बात करें तो वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, एस्टिमेट्स के ऊपर ही होता है हमारा टैक्सेस भी. as there can some interpretational differences on the account of tax authority may be either accept the expenditure or refuse it. This ultimately lead to the different tax liability. समझ आ गया. और लास्ट एग्जांपल दिया इन्होंने, कंपनी XY लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 10 लाख इन 2021. The procurement had suggested that machine is expected to offer benefits up to 10 next year. 10 साल की मशीन है, 10 साल तक ही बेनिफिट देगी आपको. After 3 years of its use, the machine becomes obsolete. पुरानी हो गई, न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई, बेटर प्रोडक्टिविटी देन द एग्जिस्टिंग मशीन.
Hence it now expected the machine can be offer benefits for further 3 years. वो ज्यादा से ज्यादा कितने साल और काम करेगी वो 3 साल. This is change in the estimate in the useful of the life machine. Useful life of machine. कहने का मतलब ये है कि पहले जैसे इंकजेट प्रिंटर आते थे तो लोग लगते थे इंकजेट प्रिंटर बड़ा सही आया क्योंकि पहले डॉट मैट्रिक्स आता था. तो डॉट मैट्रिक्स पर जैसे इंकजेट आया तो लोग बड़ा खुश हो गए कि क्या बात है, प्रिंटर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है ना. उसके कुछ सालों बाद लेजर आ गया. अब इंकजेट प्रिंटर एक प्रिंट करने के लिए काफी टाइम लेता है और लेजर प्रिंटर पेजेस निकालता जाता है. तो इंकजेट प्रिंटर की क्या हो गई, डिमांड भी कम हो गई, प्राइसिंग भी कम हो गई और लोगों ने लेना भी मतलब उसको मतलब ये डिमांड ही कम हो गई. तो अल्टीमेटली लेजर में शिफ्ट करके अब लेजर से क्या पता कल को कोई नई टेक्निक आ जाए, है ना, क्या बोल सकते हैं, स्कैनिंग कुछ ऐसे कुछ नई मशीन आ जाए तो वो भी मतलब बड़ी हेल्प कर दे. तो यही है कि जब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अगर नहीं लगाओगे तो कुछ भी नुकसान आपको हो सकता है ना. इसलिए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का लगाना जरूरी है. तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया. इसके अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं. ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं आपको. मल्टीपल चॉइस भी हैं क्वेश्चन आपके सामने और थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपके सामने ये दिए हुए हैं. डिफाइन मेजरमेंट इन ब्रीफ. Explain the significant elements of measurement. Describe in brief the alternative measurement of measurement basis. Determine the value of at which an element can be recognized in the balance sheet. ये सारा हमने पीछे पढ़ा है, वहीं से आप आंसर फ्रेम करोगे. अदरवाइज इन्होंने आंसर दिए भी हैं आपको. दिख रहे हैं आंसर, ये देखो, यही आंसर आप पढ़ लेना, इसको क्लियर हो जाएगा. समझ आ गई बात. तो ये चैप्टर भी आपका वाइंड अप हो गया आज. ठीक है, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन खत्म हो गया. और आई होप आपको समझ आया होगा क्योंकि हमने काफी इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश की. लिखना तो ब्रीफ ही है बट समझ तो आना चाहिए. क्लियर, ठीक है, चलो मिलता हूं फिर नेक्स्ट लेक्चर में.